हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका द रियल टॉक शो पर। तो कशिश तातेड़ और मेरे साथ है सरिता शास्त्री। तो हम लेकर आ रहे हैं कुछ अनसुनी कुछ अनकही सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां आप तक। तो आज है हमारे साथ बैतूल की मशहूर महिला पत्रकार गौरी बालापुरे जी। जिले की पहली महिला पत्रकार के रूप में तो आप सभी ने जानते ही होंगे। जानते हैं असल जिंदगी में गौरी बालापुरे जी क्या है। वेलकम गौरी जी, कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पे आके? थैंक यू कशिश, थैंक यू सरिता। बहुत ही प्यारा शो है रियल टॉक और मुझे बड़ी खुशी हो रही है शो में आकर। और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा बैतूल जिला है और एक पहले अतिथि के रूप में आपने मुझे आमंत्रित किया, तो इसकी एक अलग गर्वानुभूति है। उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। हम बताना चाहते हैं बैतूल की जनता को, युवाओं को, कि आपको पत्रकार के रूप में तो सब जानते ही हैं, आप असल जिंदगी में आपका क्या रोल है निभाते हैं, आप हम बैतूल की जनता को बताना चाहते हैं। हाँ, बैतूल के जनता को भी मेरा नमस्कार रियल टॉक शो के माध्यम से। और मुझे लगता है कि गौरी बालापुरे जो है खुली किताब की तरह है और हमेशा ही खुली किताब की तरह रही हुई है। और एक बड़ी अच्छी बात है कि मैं यही मानती हूँ कि आप जितने पन्ने पलटोगे उतने मेरे रूप आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कभी गौरी बालापुरे एक बेटी है, गौरी बालापुरे एक पत्रकार है, एक समाजसेवी है, वो सोल्जर सिस्टर भी है। तो ये लोग जरूर सोच रहे होंगे कि रियल टॉक शो में बुलाया गया है तो गौरी देखिए लगी हुई है अपनी तारीफें करने में। तो लेकिन एक बेटी और एक पत्नी और एक बहू किस तरह की भूमिकाएं निभाते हुए सामाजिक दायित्व को निभाती है, ये मैं कोशिश करती हूँ। सबसे पहले गौरी जी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपसे मिल करके। और कशिश दी और मैं हमारे शो के माध्यम से आपके रियल लाइफ इस पॉडकास्ट में दिखाना चाहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी गौरी जी कि आपका जो नाम है गौरी, उसके पीछे का राज क्या है? देखिए, गौरी नाम तो पापा और मम्मी का दिया हुआ नाम है, लेकिन जैसा मम्मी बताती हैं कि बचपन में मेरे सर पर एक त्रिशूल का निशान हुआ था और बहुत से लोग देखने भी आते थे कि ये कैसा उभरा हुआ त्रिशूल है। कहते हैं लगभग 1 साल की होते तक वो त्रिशूल का निशान रहा और उसको देखकर कहीं ना कहीं आस्था, हम क्योंकि भारत के लोग हैं और हम जो है देवी देवताओं में सब में विश्वास करते हैं, आध्यात्मिक हम लोग हैं, तो कहीं ना कहीं यही चीज उन्हें प्रेरित कर गई और उन्होंने मेरा नाम गौरी रखा। और गौरी शक्ति का स्वरूप है, ये भी चीजें हैं। तो मुझे अच्छा लगता है अपना ही नाम, और हर व्यक्ति को अपना नाम अच्छा लगना चाहिए। मतलब गौरी का हम दूसरा मीनिंग शक्ति मान सकते हैं जी। वो है ही शक्ति, बैतूल की शक्ति है ही। गौरी पहली महिला पत्रकार है, तो महिलाओं के लिए तो प्रेरणा है जी। मेरा ये भी सवाल है गौरी जी आपसे कि आपका जो फील्ड है, आप जर्नलिज्म का जो करते हैं, तो थोड़ा रिस्क भी रहता है, एक्साइटिंग भी रहता है और बहुत सारे अप्स डाउन्स भी आते हैं। तो कहीं ऐसा था कि कभी आप कुछ पेपर में आप लिख रहे हैं और आपको किसी धमकी भरे कॉल या कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ एक्सपीरियंस? हाँ बिल्कुल, देखिए ये फील्ड ही चुनौतियों से भरी हुई है और एक समय से, आज से कहना चाहिए कि 10 साल पहले या 15 साल पहले तक तो लोग ये मानते थे कि ये फील्ड महिलाओं के लिए है ही नहीं। तो उस समय जब आज मुझे जर्नलिज्म में या पत्रकारिता करते हुए 25 साल का सफर हो गया है, तो हर तरह की चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। और जब किसी पुरुष प्रधान फील्ड में महिलाएं कदम रखती हैं तो बड़ी तकलीफें तो होती ही है, लोगों को मिर्ची भी लगती है और ये भी बात आती है कि एक महिला कैसे हमसे आगे हो सकती है। तो ठीक है, आपको लड़ना होता है और फिर वही कि जन्म से ही नाम गौरी दिया है माता पिता ने, तो नाम को सार्थक करते चली आ रही हूँ। हर फील्ड में हर जगह लड़ते चले आ रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप लड़ रहे हैं तो लड़ोगे तभी जीतोगे। सही है, अपनी खुद की लड़ाई खुद लड़ना ही पड़ता है महिला को, तभी जीवन में आगे बढ़ते हैं। जी जी। और आपने जैसा कि बताया आपको 25 साल हो गए हैं इस फील्ड में जी, तो आपने आपकी जर्नलिज्म की डिग्री वगैरह आपने कहाँ से करी? देखिए, जर्नलिज्म की डिग्री मेरे पास नहीं है, एक लेखन का कौशल जरूर है। अच्छा, डिग्री नहीं है? डिग्री नहीं है और मुझे लगता है बैतूल में कुछ गिने चुने ही पत्रकार होंगे जिनके पास मतलब जर्नलिस्ट की डिग्री है। जर्नलिज्म मतलब क्या है? संवाददाता या पत्रकार, ये जो है एक माध्यम है
मीडिया एक माध्यम है, प्रशासन की बात कहिए, जनप्रतिनिधियों की बात कहिए, या क्षेत्र में जो हो रहा है वो जनता तक पहुंचाने का माध्यम है। अगर आप सशक्त, आपकी लेखनी सशक्त है, आप निष्पक्ष है, आप निर्भीक है, तो आप समाज तक हर एक बात को पहुंचा सकते हैं, और वही एक अच्छा पत्रकार है। तो उसके लिए डिग्री मायने नहीं रखती है। सही बात। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर आप में गौरी जी से टैलेंट है तो आपको बिना एक्सपीरियंस के ही जर्नलिस्ट फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो गौरी जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जर्नलिस्ट जैसे नाम अगर हमारे दिमाग में आता है तो आपने ये तो देखा होगा कि मैंने ये सुना है कि जर्नलिस्ट कुछ भी बात को बहुत ज्यादा खींचते हैं, कुछ को कम खींचते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ सच बोलते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, जैसे हमने देखा है। तो इसमें सच्चाई कितनी है? देखिए, जर्नलिस्ट के बारे में एक बात कहूँ तो ये एक ऐसी भी कला है जो गंजों को भी तेल बेच सकती है। सही बात है। और यदि ये पत्रकार की खुद की कर्तव्य निष्ठा पर डिपेंड करता है कि वो सच के साथ जा रहा है, भ्रम के साथ जा रहा है, ब्लैकमेलिंग के साथ जा रहा है, या फिर वो जो है वास्तविकता समाज के सामने लाना चाहता है। लोग ये भी कहते हैं कि रिश्वत लेना देना भी चलता है पत्रकार वाली फील्ड में। मतलब तो हमारे इससे पीआर खरीदना हो गया ये आज के जनरेशन में, जेन जी में। क्या होता है कि आमतौर पे ये रिश्वत का जो कहना चाहिए, रिश्वत का ट्रेंड वो सिर्फ जर्नलिज्म में नहीं है, हर फील्ड में है ना। तो हर व्यक्ति जो है शॉर्टकट से 2 पैसे कमाने की उम्मीद रखता है, और जर्नलिस्ट को तो अब लोगों ने हथियार बना लिया है। आप देखेंगे कि जिस तरह से नए नए, अब तो हर गली में, हर घर में एक पत्रकार हो गया है जब से सोशल मीडिया आ गया है। तो व्यक्ति जो है किसी की प्राइवेसी में भी जाने की कोशिश करते हैं, और कहाँ से रिश्वत की बात आती है? जब आप किसी की पर्सनल लाइफ में, किसी की प्राइवेसी में आप इंटरफेयर करते हैं, तब व्यक्ति, रिश्वत लेना यदि गुनाह है तो रिश्वत देना भी तो गुनाह है ना। आप हमेशा लेने वालों पर ही क्यों ऑब्जेक्शन उठाते हैं? सही, देने वाले पर भी, यदि वो गलत है तभी तो दे रहा है ना, ताकि वो पर्दा डालना चाहता है। बात। तो ये आप इसमें सिर्फ जर्नलिस्ट को जिम्मेदार नहीं कर सकते, वो तो चाहता है कि वास्तविकता सामने लाए। मतलब सीधी बात ये कि ताली दोनों हाथ से बजती है। डेफिनेटली। गौरी जी, हम जानना चाहते हैं थोड़ा आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में थोड़ा बताइए खुल के। हाँ बिल्कुल। परिवार में पापा स्वर्गीय श्री गुलाबराव बालापुरे जी, मम्मी सेवंती बालापुरे है हमारी, और हम 5 बहनें हैं, और सबसे बड़े भैया, ऐसे 6 भाई बहन थे। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि, पापा चूंकि मजदूर थे, कारपेंटर का वर्क करते थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, तो डेफिनेटली परिवार की पूरी जिम्मेदारियां पापा पर ही थी। और एक पिता अकेले हैं कमाने वाले, और 6 बच्चों की जिम्मेदारी है, वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कठिन परिस्थितियों में उन्होंने हमारी परवरिश की। ये बात बड़ी अच्छी लगती है हमें पापा की, हमेशा हम उनको, उसके लिए हम उनको थैंक यू भी कहते हैं, शुक्रगुजार भी है कि इतनी बेटियां होने के बाद भी उन्होंने हम सभी को पढ़ाया। क्योंकि कहते हैं ना, शिक्षा का जो है ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि उन्होंने जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने पढ़ाया, और जब हम परिस्थितियों को समझते चले गए तो हम लोग भी आत्मनिर्भर होते गए, पापा का हाथ बटाते गए, हम खुद ट्यूशन लेने लगे एक के बाद एक, और फिर हमने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, 12th के बाद मैंने अपना जो वर्क शुरू किया था नेहरू युवा केंद्र से, ये जो सोशल वर्क नहीं कहेंगे उसको, मानसेवी के रूप में कार्य किया था। 700 रुपीज मुझे सैलरी मिलती थी। मतलब फर्स्ट सैलरी 700 थी? हाँ, 700। मतलब आज के दिन में 700 पे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन उस समय पे, लेकिन उस समय 700 हमारे लिए बहुत होता था। आज से कितने साल पहले? ये 99 की बात कह रहे हैं। और उतने में सब कुछ मैनेज आता था? उसमें मुझे बैतूल बाजार से बैतूल आना होता था, जिसमें मुझे पर डे 4 रुपए किराया भी लगता था। तो टैक्सी से आना होता था, टैक्सी से जाना होता था। और मैं डिस्ट्रिक्ट बस वालों का यहाँ से बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मंथली पास जो होता है ना वो भी दिया था, हेमंत भैया वगैरह, ताकि जो 4 रुपए किराया लगता था वो मुझे 2 रुपए लगता था। और कई बार उस 2 रुपए को बचाने के चक्कर में, क्योंकि वो तो बस फिक्स होती थी ना, तो रात के 9 बजे वाली बस से ही जाना होता था, या सुबह जो है बस उसका एक टाइम फिक्स होता था, उसी बस से निकलना होता था। तो ये बड़ा टिपिकल जर्नी भी होती थी। और कई बार डर भी लगता था कि रात के अंधेरे में आपको घर लौटना है। और उस समय जब 99 में बेटियां उतने इससे नहीं निकल सकती थी, और जॉब भी चैलेंजिंग था, तो लगता था डर। मैं किरण बेदी जी की एक बात को यहाँ शेयर करना चाहूंगी
कि जब मैं राष्ट्रीय जनादेश में मैं काम करती थी तो लश्करी हॉस्पिटल के साइड वाली जो गली है ना, वहां से मेरा शॉर्टकट होता था, ताकि बस यदि छूट भी जाए बस स्टैंड से 8:45 तो मैं उसको मेन रोड पर वो कर लूं। और उस बस पर रहने वाले जो कंडक्टर्स होते थे वो भी बहुत सपोर्टिव होते थे मेरे लिए, कि मैं बस पकड़ने वाली हूँ तो जोर जोर से हॉर्न बजाते थे। बैतूल की जनता हाँ, supportive मुझे थी। बहुत सपोर्ट मिला इन सब। मुझे ये लगता है ना कि ये हमारे माइलस्टोन है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ये लोग यदि नहीं होते जिन्होंने उस फील्ड में आने के लिए, या एक लड़की सुरक्षित घर पहुंचनी चाहिए उस हिसाब से जो सपोर्ट था वो बहुत और मायने कुछ रखता गौरी जी आपके मन में जो दृढ़ निश्चय था कि मुझे ये करना है, वो भी हम थोड़ा सा ले सकते हैं इसमें। Definitely। आपकी जो अच्छाई थी तो लोगों ने आपका साथ भी दिया कि नहीं, हाँ, बिल्कुल। है ना? और होता क्या है ना कि आप यदि अच्छे हो तो वो नजर आएगा। सही बात। फिर आपके ऊपर यदि कोई, मैं कह रही हूँ, यदि आपके ऊपर किसी ने कालक पोती, आपके ऊपर किसी ने गोबर डाला, तो 10 लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो उसको साफ करने के लिए आ जाएंगे। अफवाहें तो ऐसी भी सुनने में ली है गौरी जी की, गौरी जी तो लाखों करोड़ों में खेल रही होंगी पत्रकारिता। महलों में रह रही है तो कुछ बता बिल्कुल, बताओ, हाँ, कहना मैं चाहोगे जनता को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी लगभग मुझे लगता है 50 लाख रुपए के मकान में रह रही हूँ, लेकिन वो किराए का है हाँ, है ना, तो हाँ। मैं उसका किराया देती हूँ। मकान मालिक का धन्यवाद, जो बहुत प्यार से ऐसे रखते हैं कि उस मकान की मालकिन ही मैं हूँ। है ना, ग्राउंड फ्लोर पे हम रह रहे हैं। तो अगर ये बात होती तो गौरी बालापुरे या उसका परिवार जो है वो किराए के मकान में नहीं होता। वास्तविकता क्या है वो आप लोग टटोलिए ना, मैं तो खुली किताब हूँ। मैंने शुरू इसलिए में कहा- हमने इस शो का नाम रखा है द रियल टॉक। बिल्कुल, यहाँ असली बातें होंगी। जी। बिल्कुल। अरे मुझे तो मैं बताना भी चाहूंगी, हमारे बैतूल के बहुत समृद्ध बुद्धिजीवी, कुछ लोग कहते हैं कि चंदा देवी है, चंदा खोर है, और बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए मुझे, और अच्छे लगते हैं वो नाम यार। लेकिन मैंने तो गौरी जी आपका एक नाम सुना है जो बहुत ज्यादा फेमस है, वो मैं अभी लाऊंगी बीच में। आएगा मैं खुद बोलेंगी। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि यदि मैं किसी की मदद के लिए आपके सामने हाथ फैला रही हूँ तो मुझे उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। सही, आप मुझसे हिसाब मांगिए, मैं हिसाब दूंगी, और उसके बाद मुझ पर ब्लेम अच्छा, ये तो बात होगी नेकी करो दरिया में डाल। मुझे उसमें, मैंने कभी, मैं कहती हूँ ना कि हाँ हूँ, आप लिख के बताओ, आप माइक लिख के बताओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। गौरी जी, आप जैसे पहली महिला पत्रकार हैं, तो आपको कभी आपके लुक्स को लेकर किसी ने बुली किया है? आपने देखिए, महिला पत्रकार होने से लुक्स का कोई लेना देना नहीं है। हम ये कह रहे हैं एज ए पर्सन भी यदि कहें तो फैमिली में भी कई बार बहनें भी तो आपस में खींचतान करती है ना, परिवार से बात होती है ना कि खींचतान तो घर में भी होती है कि अरे ये ऐसी है, साथ में नहीं ले जाएंगे, या ये सारी चीजें होती है। बहुत गंदे वर्ड से भी संबोधित करते हैं। फ्रेंड सर्कल भी कम रहा कि आप थोड़ी सी ठीक नहीं लगती है, आपको बुरी लगती है? शुरुआत में तो डेफिनेटली शुरुआत में तो लगा ही कि हम हर्ट होते हैं ना कि हमारे फ्रेंड्स कम है। लेकिन एक चीज है कि यदि आपके अंदर कोई प्रतिभा है तो फिर आपका जमाना जो है वो फ्रेंड बन जाएगा। वो जो बुराई करने वाले हैं, जो फ्रेंड्स नहीं थे, आज कहाँ बैठे हैं? तो मैं वही कहती हूँ कि आपको अपने आप को साबित करने की जरूरत है। मैं ये कह रही हूँ कि आपके बहुत प्यारे लुक्स है, बहुत प्यारे गट्स है, और उसके बाद भी अगर आप सिर्फ 4 रोटी ही डाल रहे हो तो क्या मतलब है ऐसे लुक्स और ऐसे गट्स का। अच्छा गौरी जी, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, ये बॉयकट बाल रखने के पीछे का कुछ क्या है? कि इसको मैं जब देखती हूँ तो मुझे किरण बेदी जी की याद आती है, और किरण बेदी जी के ही बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। शायद आप उनका आपकी आइडियल मानते हैं। हुआ ये था कि किरण बेदी जी का एक इंटरव्यू मैंने कहीं देखा था कि जब वो मतलब उनके भी बाल बड़े थे पहले, और कुछ लोग जैसे बॉयज में होता है ना कि कमेंट पास करना या परेशान करना, तो उन्होंने अपने बॉयकट किए थे किसी सिचुएशन में। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई, मैं बता रही थी जनादेश के साइड वाली गली, लश्करे वाली गली से जब मैं बस पकड़ने जाती थी तो कई बार मुझे ऐसा फील होता था कि यार मैं जब जा रही हूँ, मेरे बाल भी कमर तक थे, चोटी बांधती थी मैं, 2 चोटी करती थी बढ़िया, तो ना मुझे ऐसा लगता था कि कोई पीछा कर रहा है या कोई पीछे से कमेंट कर रहा है। एक अंधेरी गली, उसमें स्ट्रीट लाइट भी उतने ज्यादा नहीं थे, तो डर लगता था कि कौन पीछे से यदि आक्रमण करे या कुछ यदि आप पर हावी हो तो वो चीजें कहीं ना कहीं कई बार मन में डर रहता था। तो फिर ये कंडीशन में मुझे किरण जी याद आई, और मैंने पहले हेयर कट किए और अपने लुक्स को चेंज किया और जींस पहनना स्टार्ट किया। तो 99 से ये सफर शुरू हुआ,
और तब फिर ये आया कि यार मैं जितनी देर में उस गली को क्रॉस करती हूँ उस समय तक व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है ये लड़का है या लड़की है। तब मतलब हमें जब हम किसी रिस्क में होते हैं तो उस समय सबसे पहले हम खुद की हेल्प करने के लिए खुद ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। तो ये मैंने पहला चेंज अपनी लाइफ में उस समय किया था। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो मैं बता दूं गौरी जी ने अपना पूरे बाल भी निकलवाए थे। ये एक बार नहीं 2 बार हुआ है। ये तब क्या था, कैंसर पेशेंट को डोनेट किया था, उसके लिए आपके लिए थैंक यू बहुत ज्यादा थैंक यू। बहुत तो अच्छी बात है। मुझे इसके लिए भी 3 बार अपने बालों का मेजरमेंट करना इसके पड़ा लिए बहुत guts था, चाहिए। क्योंकि 12 इंच बिना बाल के कैसे लगेंगे? इमेजिन नहीं कर सकते। 12 इंच हेयर डोनेट करने होते हैं। मेरे हेयर जो है वो 8 इंच ही थे, तो बहुत प्यारे प्यारे ऑयल्स लगा लगा के 3 महीने में 3 इंच बाल बढ़ाए गए और फिर 12 इंच के लिए बोले कि बचेंगे नहीं, माइनर हो जाएंगे बिल्कुल। हमने कहा पूरे उड़ा दो, बाल तो पूरे देने। तो 12 इंच के बाल उस समय लगभग 3 साल पहले मैंने डोनेट किए थे कैंसर पेशेंट के लिए। और उसके बाद फिर ऐसा लगा कि बाल तो काफी समय से मेरे वाइट हो चुके थे, तो लोग अब कहते हैं कि ये वाइट बालों का क्या है, आजकल बड़े स्मोकी हेयर का फैशन चल रहा है, तो क्या हेयर आपने वाइट करा लिए। तो कई जगहों पर तो यही बोल दिया जाता है हाँ फैशन है, फैशन के साथ चल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि केमिकल लगा लगा के हम अपने हेयर्स को लॉस कर रहे हैं। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो है वो आप नजर आओ, है ना आप। हाँ, तो बस यही वजह रही कि भगवान तिरुपति जी के दर्शन के लिए गए। लास्ट टाइम करनूल हम गए थे एक इंटरनेशनल फंक्शन में, वहां से तिरुपति जी गए और हमने कहा अब तो तज दो इन बालों को जितने हैं, और उसके बाद जैसे आएंगे हम वैसे ही रहेंगे। तो आज ये बालों का जो राज है ये भी आपके साथ है आ गया। गौरी जी, पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूंगी मैं, आपके हस्बैंड और आपका मतलब लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, कैसा क्या है? मेरी शादी लव मैरिज भी है और अरेंज मैरिज भी है, दोनों कह सकते हैं। दोनों कह सकते हैं, लव विथ अरेंज कह सकते हैं। वैसे वो मेरे लवर्स कम हैं, मेरे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, है ना। जब उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, मेरे पति जो है भारत सिंह पदम जी हैं, और तब मैंने उनसे यही कहा था कि देखो मुझे उस समय नेशनल यूथ अवार्ड मिल गया था सोशल वर्क के फील्ड में, तो मैंने उनसे यही कहा था कि नाम बहुत कमाया है और मम्मी पापा ने बहुत नाजों से पाला है, भले ही वो गरीब थे लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसम्मान से जीना सिखाया है और मैंने बहुत प्यार पाया है लोगों का। तो मैं अपने माता पिता का नाम जो है खराब नहीं करूंगी। अगर आपको मुझसे शादी करना है तो पहले फैमिली की मर्जी ले आइए, मैं शादी करने तैयार। मैं घर से विदा होना चाहूंगी, मैं भाग के आपसे शादी नहीं करूंगी। मतलब जो आपके मतलब हस्बैंड है वो थोड़ा सा आपकी जर्नी, मुझे उनके साथ जानने का बहुत वो क्रेज है अंदर से। मैं जब नेहरू युवा केंद्र में थी तो हमें एक वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम मिला था, उसमें मैंने कंप्यूटर सीखना, टाइपिंग हमारे लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के तौर पे दी थी, तो ये वहाँ टाइपिंग सिखाते थे और इस तरह से मेरी पहली मुलाकात। मतलब टाइपिंग करते करते हो गया प्यार। नहीं आप वो नहीं कह सकते, टाइपिंग गुरु है वो मेरे। लेकिन उसके बाद 1-2 साल हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर मैंने एक बस स्टैंड के ऊपर बाल उत्कर्ष शिविर लगाया था गर्मियों की छुट्टियों में। उस समय मैंने उनसे कहा था कि आपके आसपास ही, मुझे कारगिल चौक पर मिल गए थे आपके आसपास, फीलिंग तो जाग रही थी इसलिए आसपास नहीं वहां मिल गए थे सडनली। मैंने उनसे कहा था कि आपके आसपास कोई बच्चे हो तो आप इस शिविर का उनको लाभ दे सकते हैं। हाँ, किस्मत कनेक्शन था वो। और उसके बाद वो उनके भतीजे को लेकर आते जाते थे और बस इस तरह से जुड़ते चले गए और उन्होंने मेरे संघर्ष को देखा। एक बहुत अच्छा इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहूंगी। बस स्टैंड पर एक इंडिया एसटीडी हुआ करती थी, तो अब तो एसटीडी का जमाना ही नहीं रहा। तो उस एसटीडी के अंदर जो लोग वहां पर अटेंडर्स थे, जो भैया लोग थे, वो मुझे बहुत ध्यान रखते थे, क्योंकि रात के 9 बजे बस स्टैंड जैसे माहौल में आप हो और बस अक्सर पंचर रहा करती थी, क्योंकि सारणी से बस आती थी और उस समय रानीपुर वाला जो रास्ता बना नहीं था। 3 जगहों पर जो रास्ता है वो पूरा नदी के बीच से चलता था, तो अक्सर वो बस आते समय पंचर ही हो जाती थी। तो जो बस 9 बजे बस पंचर हो जाती है, कोई कर देता था। तो ना बस को सुधारने में 1-1.5 घंटा लग जाता था। तो उस वजह से कई बार मैं रात के 12 बजे भी घर पहुंची हूँ।
तो उस समय एक लड़की रात के 11-12 बजे बस स्टैंड पर यदि बैठी, मैंने कहा 2 रुपए बचाने के चक्कर में जो है मुझे कई बार लंबा वेट भी करना पड़ता था। कई बार अपन काम की वजह से महिला अक्सर कभी लेट हो जाता है, सारी चीज वो चीज दुनिया नहीं समझती नहीं है, समझती, कहीं उन्हें लालचन लगाती है। लेकिन ये इस मामले में मैं बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को। मैं बता ही रही थी कि जैसे मैं मुझे या तो बस से छोड़ने जाते थे या फिर वो अपनी साइकिल से भी मुझे बैतूल बाजार तक, जब मैं संपर्क में आई उनके, तो मुझे साइकिल से भी छोड़ने जाते थे। और कई बार एक वो रहता है ना मेन हेजिटेशन कि मैं कैसे एक लड़की को घर तक छोड़ू, तो वो कहते भी थे कि मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, यहाँ से मतलब पवार चौक या चौकी मोहल्ले में छोड़ देता हूँ, तुम यहाँ से घर चले जाना। तो अगर वो साइकिल से जाते थे आप तो कभी गाना नहीं गाया आपने? तो रस्ते से जा नहीं, गाने तो बहुत गाए हैं और आज भी मैं गाती हूँ, कहते अभी भी वो, लेकिन मेरे गानों से पके नहीं है। तो होता क्या था कि मैं, वो कहते थे ना, मैं हमें ये बात मैं अपनी जो न्यू जनरेशन है उनसे शेयर इसीलिए करना चाहूंगी कि वो कहते भी थे कि मैं तुम्हें चौराहे पे छोड़ दे रहा हूँ, तुम अकेले यहाँ से चले जाना। और मैंने उनसे कभी ये नहीं कहा कि मैं अकेले यहाँ से घर नहीं जाऊंगी। मेरे माता पिता को ये पता होना चाहिए कि लड़की रात के 10 बजे, लड़की रात के 12 बजे किसके साथ आई है, ताकि कोई तीसरा व्यक्ति कल यदि पिताजी से कहे कि तुम्हारी लड़की तो किसी लड़के के साथ आई थी और वो चौराहे पे छोड़कर चला, होता है हर लड़की का। हाँ, क्योंकि दुनिया अगर आप गलत ट्रैक पर हो तो आपको डर लगेगा ना। हाँ। मैं तो उन्हें घर लेके जाती थी, 1 कप चाय पिलवाती थी और उसके बाद वहां से रवाना करती थी, ताकि दूसरे दिन कोई यदि मेरे पिता से कहे कि आपके साथ वो किसी लड़के के साथ आई थी, तो पिताजी खुद कहे हाँ वो घर से चाय पीकर गया था, तो सामने वाले की बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। आजकल अभी भी चेंज नहीं हुआ सोसाइटी में, आज भी लड़की अभी भी हम रहता है। देखते हैं कि अगर हम भाई के साथ भी जा रहे हैं तो सामने वाले का कोई और ही जा रहा है। तो बात यही है कि लड़की यदि घर से निकल रही है तो उसको लड़ के ही निकलना होगा। बिल्कुल। और कुछ लोग भी होते हैं, भले हम भाई के साथ निकले, चाचा के साथ निकले, पापा के, कुछ लोग होते हैं जो, क्योंकि समाज चाहता ही नहीं है ना आपको, यदि आप किसी लड़की को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, आपको उससे जेलसी है, आप चाहते हैं कि पुरुषों के फील्ड में वो आगे ना आए, तो टांग खींचने का सबसे बड़ा जरिया उनके पास होता है कि उसके चरित्र पे लांछ लगा दो। बिल्कुल सही कहा आपने। वो घर वाले कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते, वो पहले हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो ये चीजें फेस करनी पड़ती है हर लड़की को। और लेकिन आप यदि आपके पास अपने आप को प्रूफ करने का मादा है तो आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और मुझे लगता है कि मैं इसका बेहतरीन उदाहरण अपने आप को मानती हूँ, एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि मेरी तो फील्ड में ही पुरुष थे ना। सही। तो फिर आप कितने लोगों के साथ मेरा नाम जोड़ोगे? सही बात। तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने वालों को आप यदि रास्ता दे रहे हैं तो ही वो आपको सर्टिफिकेट जारी करेंगे। अदरवाइज आप यदि व्यवस्थित हैं, आप यदि उस फील्ड में रहकर भी अपना कार्य सुरक्षित तरह से कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि समाज को इतनी पड़ी है कि आपके कैरेक्टर पर उंगली। गौरी जी, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जर्नलिज्म दिमाग में कैसे आया कि मतलब यही करना है? देखिए, जर्नलिज्म एक मजबूरी भी थी कहना चाहिए, क्योंकि पापा का सपोर्ट करना था। एनवाईटी का जॉब 2 साल का ही था, वो मानसेवी के रूप में होता था, तो 2 साल का वो जॉब था और उसके बाद कुछ ना कुछ तो फिर से करना ही था। तो एनवाईटी में रहते रहते क्या होता है, जैसे हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग वर्क करना होता था, वो प्रेस को देना होता था, तो लिखना कि किस तरह से खबरें बनाई जाती है वो वहाँ आ गया था। और उसके बाद नवभारत में मैंने अप्लाई किया था, वहां मुझे पता चला था कि सीट वैकेंट है, तो नवभारत से जो है एक राष्ट्रीय अखबार हमारे यहाँ, उससे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। वहां मुझे इजीली कुछ ड्राफ्ट करा के देखा और वो हो गया, तो मुझे एज ए रिपोर्टर वहां पर जॉब मिल गया था। और फिर इस तरह से वो शुरू हुआ सफर, तो बस वो कंटिन्यू है। हमने सुना आपने जॉब भी छोटी जॉब करी थी। जॉब तो मैं बताना चाहूंगी, बड़ा रोचक वो है मेरे साथ तो, कि जिन जिन दफ्तरों में, जिन जिन अखबारों में मैंने काम किया है, कहते हैं ना कि हमेशा ये कहा जाता है कि एक महिला की सामने जो है उसकी तरक्की के लिए जो है एक पुरुष कहीं ना कहीं पीछे होता है। लेकिन मैं तो बिल्कुल इससे कहना चाहूंगी कि हर जगह पर मेरी जगह को किसी पुरुष ने रिप्लेस किया है। मतलब आपसे छीना है? हाँ, छीना है, कभी चालाकी से, कभी प्यार से, कभी बहला फुसला कर, कभी गलतियां बताकर, कभी डोमिनेट करके, कभी सफर है, चुनौतियां हैं, उसको हमने एक्सेप्ट किया। हमने कहा ठीक है, पर मैंने खुद को प्रूव किया है हमेशा।
और यही वजह रही कि विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों के बावजूद जो है एक पत्रकार के रूप में आप सभी मुझे जान रहे हैं। गौरी जी, इस ब्रॉडकास्ट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बिल्कुल। कुछ करते हैं, क्या करें सरिता? गेम दिलवाते हैं। रैपिड फायर बिल्कुल रेडी है आप? रेडी है, पर उसमें आपको एक वर्ड में जवाब देना है, मतलब ट्राई करते हैं। हम कुछ सबसे पहले आएगा। वर्ड्स बोलेंगे, आपको 5 सेकंड में आपका रिकॉल कौन होता है, माइंड में कौन आता है, ओके तो उससे आप बताना है, ठीक है? अगर नाम लेने में हेजिटेट हो रहे हैं तो आप कुछ ऐसा हिंट कर दीजिए, सामने वाला समझ जाएगा। ठीक है, ठीक है। दिल, पदम जी। बिल्कुल। किल, उसे नहीं बताऊंगी, उसे पता है। नफरत, जानी दुश्मन। कौन हो ध्यान से सकता देखिए है? इस क्लिप को। ध्यान से, जूम जूम जूम, फोकस। जानी दुश्मन जानी दुश्मन कौन? पर्सनल लाइफ में या फील्ड में? फील्ड में भी है और फील्ड में ही है। पर्सनल लाइफ में कोई नहीं है। पर्सनल लाइफ में कोई नहीं है। प्यार, प्यार, प्यार मेरा संसार। पदम जी। डेफिनेटली मेरा संसार, मेरा बेटा, मेरे पदम Family. जी, हाँ, मेरी family। और दोस्ती, श्रीमान जी। श्रीमान जी। दोस्ती महिला नहीं, कोई दोस्त? महिलाएं दोस्त है, लेकिन सबसे प्यारा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त मेरा जीवन साथी। जीवन साथी से अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं क्योंकि सकता। हर कदम पर वही है ना साथ में। आज यदि इस मुकाम पर मैं हूँ तो कहीं ना कहीं वही है। अगर आफ्टर मैरिज वो कहते कि नहीं करना है जर्नलिस्ट, अपने परिवार को देखो, तो कहीं ना कहीं महिलाएं बॉन्डेड हो जाती है। लेकिन उन्होंने मेरे सपनों को स्वीकार किया और मेरे सपनों को आकाश पे दिया, बहुत पंख भी जरूरी दिया। है तो उनका साथ पार्टनर का, अपने पार्टनर के साथ खड़ा और है। उन्होंने जिस तरह से मुझ पर विश्वास दिखाया, तो ताली बई फिर यहाँ भी दोनों हाथों से बजती। बिल्कुल। गद्दार, बहुत से है यार। लिस्ट बढ़ जाएगी। बहुत से हैं जो आपके सामने कुछ होते हैं, पीठ पीछे कुछ होते हैं, और वहीं के वहीं इशारों में बता देते हैं कि उनको कुछ जवाब देना चाहिए गद्दारों को। वक्त सभी का आता है। बिल्कुल। वक्त झूठा पत्रकार कौन है गौरी जी आपकी फील्ड में? मैं भी हूँ। ये तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया। आप, क्योंकि ये लोग कहते हैं ना, हाँ, लोग तो कुछ भी कहते हैं। तो मैं तसल्ली देना चाहती हूँ उनको कि चलो ठीक है, आप अपनी बातों पे मोहर लगा लो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है तो कहना। वही ठीक है, उन्हें यदि 2 पल की खुशी मेरे ये कहने से मिलती है कि मैं झूठा पत्रकार हूँ, तो मेरे सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करने वाली तो जनता है ना, तो जनता है, मुझे बिल्कुल। अपने आप को क्लियरिफाई करने की सही जरूरत है। नहीं है। तो बिल्कुल। मैं भी हूँ झूठी पत्रकार। तीखी मिर्ची, वो तो मैं हूँ। तीखी मेरे मिर्ची। पदम जी ही मुझे मिर्ची कहते हैं, तो फिर वो तीखी हूँ या नहीं ये लोग बताएंगे, लेकिन वो तो मैं हूँ। बिल्कुल। तो गौरी जी, मुझे ये लगता है कि जो गीत होते हैं वो अंदर की चीजों को ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं ना। बिल्कुल। तो अब हम एक गेम खेलेंगे आपके साथ, जिसमें मैं एक गाना प्ले करूंगी और उससे रिलेटेड आपके जीवन में जो भी आपको लगता है वो आप मुझे बताएंगे, बिल्कुल। ठीक है? जी। तो पहला गाना हमारे पास है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। वो सभी भाई मेरे मेरे भाई जी वहां से जो कहते हैं कि हम तेरे साथ है ना गौरी, लेकिन उनका चेहरा कुछ और होता है। आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है? बहुत से एक्सपीरियंस है, क्योंकि फील्ड ही भाइयों से भरी हुई है ना। तो हर फील्ड में मैं तो आपको बताना चाहूंगी एक प्यारा सा अनुभव कि एक सोशल फील्ड से भी जुड़ी हूँ। तो एक ऐसे बहुत आदरणीय भाई है मेरे, चरण छूकर मुझे प्रणाम करते हैं और कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि नमन, चरण वंदना करने में एक्सपर्ट है वो। और चिचोली बेल्ट में वो एक बार एक कार्यक्रम को लेकर इनविटेशन देने गए थे और किसी ने वहां जिक्र किया मेरा कि अरे उनको आप जानते हैं क्या? तो वो महाशय कहते हैं कि अच्छा वो तो अवार्ड खरीदती है। अरे अरे हमको तो पता ही नहीं था गौरी दीदी अवार्ड खरीदते हैं। यस, तो अवार्ड खरीदती है, लेकिन मैं मकान नहीं खरीद पाई आज तक। आज भी किराए के मकान में रह हाँ, रहे हैं। मैं मकान नहीं खरीद पाई। तो मैं अब सोच रही हूँ कि जितने अवार्ड मैंने उनको खरीदे उनको बेच कर मैं मकान खरीदे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये उन तक संदेश जाना चाहिए कि आप, और ना वो एक ऐसे सज्जन है, जब मैंने उनकी हिस्ट्री निकाली, जर्नलिस्ट हूँ मैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में भी कम उम्र में प्रेम जाल में फंसे हुए थे
जब उनकी परिवार ने शादी नहीं कराई थी, ट्रेन के सामने खड़े होने चले गए थे। हम वहां से। जानते हैं। हाँ, पूरा काफी सारे लोग जानते हैं उनको। देखा हुआ है। अरे बिल्कुल आसपास ही होते हैं। तो वो खुद अपने आप को मतलब अपनी जान देने के लिए चले गए थे, जिद मनवाने के लिए। और बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जब उनकी सामाजिक रीति रिवाजों से परिवार ने शादी की, तो आज भी वो व्यक्ति अपने घर की, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों की माँ को सम्मान नहीं दे पाया, लेकिन दुनिया की माँ बहनों का सम्मान वो करते हैं चरण धोकर। ठीक है, ऐसे आते रहते हैं लाइफ में तो लोग। वही वो लोग जो होते हैं ना ऐसे, वो कहते हैं कि आपके पास जो होगा, आपके साथ जो होगा, वही आपको किल कर सकता है, क्योंकि आप तक पहुंचने के लिए हाथ भी तो चाहिए होंगे ना। वो नजदीक वाले हाथ ही आपको, सही बात है, जो साथ रहता है वही धोखा देता है। ही धोखा देता है। इस मतलब ही दुनिया में गम कितना है। ऐसा ही नहीं। लेकिन ठीक है, आप पहचान लेते हो ना, तो सतर्क भी हो जाते हो, और फिर एक्सपोज करने में क्या दिक्कत है। और मैं तो कहती हूँ कि मैं सच को एक्सेप्ट करती हूँ, आप कर सकते हो क्या? ये चैलेंज है मेरा, आप कह सकते हो क्या? देखिए, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए शख्स को। मुझे तो आप जितने आरोप लगाओगे मैं उनको एक्सेप्ट करूंगी। मैंने कहा ना, मैं झूठी पत्रकार हूँ। सबसे बड़ा आरोप। सबसे बड़ा आरोप मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हम नहीं क्या होता है, समझते। कई बार ऐसा मान लो ना, आप सामने वाले को तसल्ली दे दो, कम से कम वो बार बार ये तो नहीं कहेगा। आप कितने बार अपने माइंड पर ठीक है, प्रेशर लो। accept- हाँ, एक्सेप्ट ठीक है कर भैया, तुझे तुमने जो तसल्ली बोला, है, ठीक। वो सही है। वो सही है। आपकी नजरों में यदि झूठी पत्रकार मैं हूँ तो अच्छा है, मैं रिश्वतखोर भी यदि हूँ, आप मानते हो तो ठीक है, मैं उसके लिए भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयाने जाए, एक लीक काजल की लागी है फिर लागी है ना। तो आप जिस जगह पर है, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप पर 100 आरोप लगेंगे। बिल्कुल। बात सिर्फ इतनी है कि आप आइडियल हो या आपके लिए हर व्यक्ति वो बात कहता है। सही बात। और यदि रियल टॉक शो ने एज ए फर्स्ट गेस्ट बुलाया है, तो ये दुनिया जाने की मैं आइडियल हूँ या रिश्वतखोर हूँ या नहीं, झूठी हमारे हूँ। लिए तो आप आइडियल हैं। इतनी सारी महिलाओं को आप प्रेरणा देती हैं, और मुझे भी आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है। थैंक यू। तो जो दूसरा गाना है गौरी जी, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जरूर। खूबसूरत गाना है, और इस गाने ने ना जाने कितने लोगों को राहत दी होगी, क्योंकि जब भी कोई बात होती है, किसी को कहना होता है, तो वो पर्दे में कह ही देता है। और मेरी एक आदत है कि जब मुझे कोई बात लोगों तक पहुंचानी होती है, तो मैं सोशल मीडिया का बड़े प्यार से उपयोग कर लेती हूँ। तो पर्दे के पीछे, कैमरे के पीछे से एक बार बोलते हैं। ऐसा ही हुआ था, मुझे कुछ ऐसी लोगों से थोड़ा सा ऐसा लगा था कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, और हमेशा मेरी टांग खींचने में लगे रहते थे। तो मैंने लिख दिया था सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, कि मुझे 6 लोगों से डर लगता है। बाप रे, आपने लिख दिया था? हाँ, मैंने लिखा था कि 6 लोगों से डर लगता है। जान से मारने की धमकी वगैरह वो दी थी क्या? चीजें वो क्या मतलब, मैंने कहा ना, नुकसान पहुंचाने हाँ, की, हाँ। आप किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उस एक पोस्ट से कुछ हड़कंप ऐसा मचा था, काफी सारे लोगों ने फोन किया, और मुझसे कहा भी गया कि वो 6 लोगों के नाम में, मैंने लिखा भी था कि मैं वो कल उजागर भी कर दूंगी वो नाम 6 मतलब आपने उसमें रखा था सबको। सस्पेंस पर्दे में। तो बहुत से लोग जो जानते थे वो समझ गए थे कि वो 6 लोग कौन हैं। वो 6 लोग आज भी है, और भगवान उनको सलामत रखे, क्योंकि वो लोग मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। दुश्मन को करीब रखना चाहिए। दुश्मन, क्योंकि आलोचक, निंदक और दुश्मन आसपास रहे तो आपको किसी और को जरूरत नहीं पड़ती कि वो आपको आईना दिखाए, वही आपको कमियां बताता है और आप बढ़िया अच्छा, मजबूत होते पर्दे से इन द सेंस हम ये भी ले सकते हैं गौरी जी की, जैसे लड़कियां भी जो होती हैं, उन्हें भी आजकल थोड़ा सा पर्दा पर्दे में रखा जाता है, जबकि नहीं रखना चाहिए अब तो। नहीं, आजकल पर्दे में लड़कियों को रखा नहीं जाता है। मुझे ऐसा लगता है लड़कियां खुद से पर्दा करने लगी। आप मुझे बताइए ना, जब वो स्कूटी चलाती है, जब वो घर से बाहर निकलती है, तो वो पर्दा करके अरे वो तो निकलती है। धूप से बचने जा रही है ना यार, सुंदरता कम हो जाएगी। फिर वो जो सनस्क्रीन और उसका क्या मतलब है इतनी महंगी क्रीम्स लगाने का? वो इसीलिए बचा, धूप से, निखार से जो है उसको बचाती है ना वो। नहीं, वो पर्दे का ये भी मतलब है, कुछ लोग महिलाओं को आज भी आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। महिलाओं पर्दा का ये भी एक डेफिनेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे कुंठित मानसिकता के लोग ही बचे हैं, और वो मुट्ठी भर लोग हैं। और कहते हैं कि एक ही मछली तालाब को गंदी करती है ना।
और यदि महिलाओं को जो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, वो भी कुछ ही लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ समाज के गंदे कीड़े होते हैं, कीड़े होते हैं जो इस साफ तरह से स्पष्ट। बिल्कुल। अच्छा, वो और मुझे क्या लगता है पता है, ये वो लोग होते हैं जिनके जीवन के अनुभव जो है महिलाओं को लेकर जो है कहीं ना कहीं गलत होते हैं, और या महिला की सबसे बड़ी दुश्मन महिला ही होती है। लेकिन कई सारे मामलों में महिलाएं ही महिलाओं को आगे बढ़ाती है। मैं यदि अपनी माँ की बात कहूँ, मैं अपनी सासू माँ की बात कहूँ, तो वो अगर वो यदि चाहती तो वो बेटियों को आगे नहीं जाने देती। बिल्कुल। और एक आदिवासी परिवार की बहू हूँ मैं, और मैंने जींस पहनकर अपने फील्ड में काम किया है ना। तो और वो टाइम पे हाँ, जब तो जीन्स पहनना तो बाप रे ऐसे देखते थे, कैसे, तौबा, हाँ, क्या पहन तो लिया? आप मुझे बताइए ना कि कैसे मैं कह दूं, मतलब मैं कैसे कह दूं, क्योंकि मुझे तो जब भी महिलाएं मिली, हाँ, है ऐसे कुछ लोग होते हैं, लेकिन उनको आप जवाब दे सकते हैं, उनसे दूरियां बना सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है आपके करियर के लिए, आपके, हम कह रहे जहां मन ना मिले, जहां मत ना मिले, वहां दूर बना हो जाओ। ऐसा करके दुनिया बहुत बड़ी है। आपको ऐसा लगता है कि एक फील्ड में काम करते करते लोग अब आपको फॉलो करने लगे, तो उस फील्ड को छोड़कर आप दूसरे फील्ड में चले जाओ, क्योंकि बहुत काम है। अब जब उस रास्ते पे चलने वाले आ गए हैं, वो रास्ता खाली नहीं है, तो आप दूसरा खाली रास्ता देख के आगे बढ़ जाओ। बहुत सारी लोगों को यू टर्न ले ले, यू टर्न क्या है, जरूरत है यार द्वंद की? क्यों लड़ना है, क्यों झगड़ना है? थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा उसको हंस खेल कर प्यार से और लोगों की मदद करके बिताइए ना। क्या, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आप जब जो है रात को खाना खाते हैं तो सुकून की नींद भी आए आपको। ऐसा नहीं कि यार दूसरे दिन भी मुझे कुछ ऐसी गड़बड़ी करनी है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आपको नींद भी सुकून से आएगी। गौरी जी, मैंने सुना है सांस्कृतिक सेवा समिति का भी ऐसा कुछ आपका टीम है, आप जो रन करते हैं? देखिए, 99 से ही मैं समाज सेवा में सक्रिय रही हूँ। आपको मैंने बताया 2001 में मुझे, उस समय 33 करोड़ यूथ हुआ करते थे हिंदुस्तान में, आज तो संख्या काफी ज्यादा है, डबल हो गई है। तो उस समय मुझे देश का राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, जो सबसे बड़ा युवा पुरस्कार होता है युवाओं के लिए सेवा का, वो मुझे मिला था। उस समय मैं सिर्फ 18 वर्ष की थी और मैं देश की सबसे छोटी युवा। तो ऐसे आपको कितने सारे अवार्ड्स मिले? वो मैं गिनती नहीं की है मैंने। ये बहुत बड़ी बात है यार। आज भी एक सम्मान होने वाला है, और इसलिए मैं आपको जींस का गेटअप छोड़ बिल्कुल, बहुत थैंक यू सो मच। ऐसे ही आपको अवार्ड मिलते रहे, भगवान नहीं, हम भगवान से दुआ करते हैं आप ऐसे आगे बढ़े जीवन में और हमें भी प्रेरित करते रहे। और तो हमारी जो बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति है वो कारगिल युद्ध के बाद से अस्तित्व में आई थी, और हम सेना का हौसला बढ़ाते हैं देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हर साल पहुंचकर। तो मैं इसीलिए सोल्जर सिस्टर भी कहलाती हूँ हिंदुस्तान में। इसके अलावा इसी संस्था के माध्यम से वर्क करते करते मेरा साउथ एशिया फ्रेटर्निटी में कनेक्शन हुआ, और अब मैं वहाँ MP की इंचार्ज हूँ। साउथ एशिया फ्रेटर्निटी जो है 8 देशों के बीच में मैत्री के लिए काम करती है। तो सद्भावना, शांति, और डीप में बताएंगे मतलब क्या काम करती है? दक्षिण एशिया बिरादरी जो है, मतलब दक्षिण एशिया के 8 देश जो है, वो आपस में, वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ के लोग जो है आपस में जुड़े हुए हैं। हम साल में 2-4 कैंप्स करते हैं इस तरह के, किसी न किसी सिटी में, किसी न किसी स्टेट में। वहाँ सारे लोग गेट टुगेदर करते हैं और कल्चर के माध्यम से जो है एक दूसरे की संस्कृति को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के देशों की समस्याओं का जो है वहां पर मंथन करते हैं, ताकि, क्योंकि एक्टिविस्ट हैं तो हम अपने क्षेत्र के लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं, उस फील्ड में हम लोग काम करते हैं। अभी एक वटकारा केरला में 16 तारीख से है कार्यक्रम, उसमें मैं जा नहीं पा रही हूँ, उसमें भी इसी तरह का मंथन होना है। आपके लाइफ इंटरेस्टिंग तो है गौरी, बहुत अप्स डाउन्स हैं। और एक बहुत अच्छा काम हमारी संस्था जो है बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति करती है, उसमें मुझे बैतूल के सभी लोगों का सहयोग मिलता है, चाहे विधायक हेमंत खंडेलवाल जी हो, यहाँ के सामाजिक संगठन हो, बोथरा परिवार हो, ईरानी परिवार हो, मतलब श्रीवास्तव जी हो, वसंत श्रीवास्तव जी, बहुत सारे ऐसे नाम है जिनको मुझे मतलब जिन्होंने ये माना है कि ये सेवा बहुत अच्छी है। ऑटो एम्बुलेंस बैतूल में चलती है, बैतूल की सड़कों पर जो है, मुल्ताई की सड़कों पर, आमला की सड़कों पर ऑटो एम्बुलेंस दौड़ती है, और हमने इसको प्रशासन और जनप्रतिनिधि और
जो भी एक्सीडेंटल केसेस में इन्वॉल्व लोग होते हैं जिनकी जरूरत पड़ सकती है, उन लोगों को लेकर एक योजना बनाई और ऑटो चालकों को भरोसे में लिया कि किसी घायल को आप हॉस्पिटल पहुंचाओगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको पुलिस को फेस नहीं करना पड़ेगा। लोग डर जाते हैं, हम क्यों मदद करें। आज हमारे से 1200 से ज्यादा ऑटो चालक जुड़ चुके हैं उस योजना में और लगभग 1330 घायलों को हमने छोड़ा है और 35 बॉडी शवों का परिवहन भी जो है ऑटो के माध्यम से किया गया है। तो ये जो सेवा है बैतूल के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए मिसाल है। बैतूल में 2016 में शुरू हुई थी और अब जो है अलग अलग शहरों में, चाहे लखनऊ में, कोटा में, दिल्ली में, दिल्ली सरकार ने तो ऑटो एम्बुलेंस योजना ही लागू कर दी थी। आम जनता को भी ऐसे आगे आना चाहिए आपके जैसे और मदद करनी चाहिए, क्योंकि जनरली आम जनता नहीं आगे आ रही है तभी तो सपोर्ट मिल पा रहा है ना। आर्थिक सहयोग तो उन्हीं से, चंदा देवी उन्हीं की वजह से तो बने हुए हैं। भाई मुझे इन लोगों की मदद भी तो करनी होती है ना। बिल्कुल। वो कहते हैं कि हम वो सेवा का शुल्क नहीं लेते हैं और हम सेवा का शुल्क दे, ऐसे हमारी ये भी नहीं है, काबिलियत भी नहीं है कि किसी सेवा का शुल्क हम दे सके। हम तो उन्हें उनकी मेहनत देते हैं, उनका जो समय जाता है, उनका जो थोड़ा सा डीजल वगैरह खर्च होता है, तो हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति इतनी बड़ी सेवा कर रहा है तो कम से कम उसका समय और उसका नुकसान ना हो, इसलिए एक थोड़ा सा प्रोत्साहन राशि के तौर पे हम उनको छोटी सी राशि जो बिल देते हैं। वो तो जरूरी भी है, देना भी चाहिए। और शव परिवहन के लिए हेमंत जी ने 1000 रुपीज देने का ऐलान किया था, तो 35 शवों के लिए वो अब तक राशि दे चुके हैं। और गौरी जी मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे आप सूर्य सिस्टर कराती हैं, है ना? हाँ जी। तो अभी आपने देखा है कि पहलगाम अटैक हुआ है, उसके बाद भी आपने ऑपरेशन दूर किया है, थोड़ा सा देखिए मुझे अभी भी फिर से लोगों से तो आप रिलेट करती हूँ, फीलिंग्स को रिलेट करती हूँ। वही थोड़ा सा ये मेरे लिए भावुक होने वाला क्षण भी है, क्योंकि जब ये परिस्थितियां बनी पहलगाम के बाद में और सारा हाई अलर्ट हो गया, तो मेरा एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना हुआ है जिसमें मैंने जितने भाइयों को राखी बांधी है अब तक, उनका एक ब्रॉडकास्ट है। उनको मैंने एक मैसेज किया, कैसे हो भैया? तो सारे लोगों का यही कहना था, चिंता की कोई बात नहीं है, हम हैं और डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबका अलग अलग तरह से रिएक्शन आया कि यहाँ हूँ, किसी का कहना था कि जहां था वहीं हूँ, क्योंकि कोडिंग में बात करनी थी। तो इस तरह के वो भी आए। और जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर होने लगी थी, बमबारी होने लगी, ड्रोन हमले होने लगे, तब थोड़ा सा चिंता तो थी। तो देखते रहती थी कि कौन ऑनलाइन है, कौन नहीं है, कौन फील्ड में है। तो वो थोड़ा सा एक परिवार का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं उनकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। मैंने कोशिश की कि जिन जिन भाभीियों के नंबर है, जिन आंटियों के नंबर है, मैंने उनसे बात की। क्योंकि मैंने ये सुना है कि उनसे जो वो सहते हैं वो उनका परिवार भी सहता है। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा भावुक बॉर्डर पे आज वो है तो अपन चैन की सांस ले रहे हैं, क्योंकि सलाम उन सारे सोल्जर्स को कि आज वो हम जो सुरक्षित है उनकी वजह से हैं और सैल्यूट करते हैं। तो वो लोग मुझसे कहते भी है ना कि तुम तो इकलौती बहन हो सारे फौजियों की। तो मुझे भी गर्व होता है कि देखिए ऐसे ही एक माहौल में बैतूल से राष्ट्र रक्षा मिशन की शुरुआत हुई थी। वो कारगिल युद्ध का दौर था, ये सिंदूर का दौर है। बिल्कुल। तो ये बड़ा पल ऐसा था। और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर को विराम हुआ, विराम ही कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो कितने भी साल कह दो कि कुत्ते की दुम की तरह होते हैं, नहीं होती कभी। तो ये फील्ड में भी होते हैं और देश के बाहर भी ये स्थितियां है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बैतूल शहर के कुछ सेना परिवार है उनके बीच हम पहुंचे, तो उनसे बात भी हुई। तो वो बड़े इससे कह रहे थे कि बहन बेटा 4 दिनों तक तो बिल्कुल टीवी के सामने टकटकी लगाए बैठे थे, क्योंकि बच्चे फौज में हैं, बच्चे फील्ड में हैं, तो कैसे डर तो होता है। तो माँ का दिल तो माँ ही जानती। तो उनकी बातें उनका थैंक यू कहा, बोथरा भैया के माध्यम से शॉल और श्रीफल की व्यवस्था की हम लोगों ने। और ऐसे हम तो कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से और एक परिवार की तरह उनके बीच पहुंचे, उनसे बातें की, उनके अनुभव जाने। और फिर वो बोल रहे थे कि अब राहत है दीदी। तो वो शब्द सुन के इतना तसल्ली मिली कि उन्हें भी अच्छा लगा कि देखो 4 दिनों में कोई आया तो हमारे बारे में पूछा तो एक इंसानियत है। मतलब अपनी फील्ड से भी हटकर एक इंसानियत होती है इंसान में कि जाके। मैं तो अपने बैतूल के लोगों से, अपने देश के लोगों से हमेशा यही कहती हूँ कि सिर्फ युद्ध के समय पर सेना को याद मत करिए। बिल्कुल। उनके वो तो हम आज वो है तो आज हम जी रहे हैं। वो तो हर समय एक बॉर्डर पर है, हर समय अपने अपने फील्ड पे है। तो आप अड़ोसी है, पड़ोसी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, तो उनके घर आते जाते रहिए, उनसे बात करते रहिए, बच्चों के बारे में जानकारी लेते रहिए। उन्हें लगेगा कि हम परिवार में ऐसे लोग भी है जो उनके बारे में भी चिंता करते हैं।
अच्छा, मैं ये भी इसी चीज में थोड़ा सा बात करना चाहूंगी, जो ऑपरेशन सिंदूर जिन्होंने मतलब किया है, जो लड़कियां ही है वो, हाँ जी, और एक मोमेडियन है उसमें से। कॉमेडियन है, तो आप उनके बारे में कुछ देखिए, ये बात मैं वही कहूंगी कि बेटियां कहीं कम नहीं है। और भारत तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, हम क्यों कहते हैं कि वो मुस्लिम है? हम ये क्यों नहीं कहते कि वो एक ऑफिसर सेकुलर है? कंट्री है ये। नहीं, हम ये क्यों नहीं कह रहे कि हम वो ऑफिसर है? जी। मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही हाँ, मेरे सब लोग ये कह रहे हैं वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम ऐसा नहीं है कहना या वो चाहिए। लड़की है या हाँ। वो महिला ऑफिसर है, वो एक क्यों ऑफिसर कहना है? है। वो ऑफिसर है, उसकी हाँ। रैंक वही है जो एक पुरुष को दी गई है। बिल्कुल। तो उसको आप ऑफिसर कहिए ना। बिल्कुल है ना? सही बोला आपने। और मैं बताना चाहूंगी ना, मुझसे जुड़ा भी अनुभव कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा अभियान चलाते हैं अनिल यादव जी, आप जानते होंगे, शहीद दीपक यादव सेवा समिति से वो जुड़े हुए हैं, उसके संस्थापक है। उन्होंने मुझे अभी एक वुमेन्स डे के आसपास एक नेम प्लेट गिफ्ट की। वो बेटी के नाम से घर की पहचान अभियान चलाते, तो उन्होंने मेरे लिए सरप्राइजली वो तैयार किया और उसमें लिखा था महिला पत्रकार गौरी पदम मेरा ससुराल का सरनेम है, तो उन्होंने लिखा था महिला पत्रकार। मैंने कहा भाई, पत्रकार सिर्फ पत्रकार होता है, वो महिला आगे हटा नहीं दो। होता। तो बोले जी दीदी, मतलब उसने चेक करने के लिए डाली, बोले जी दीदी। और फिर वो डेमप्लेट घर के सामने लगी हुई, तो उसपे लिखा हुआ है गौरी पदम पत्रकार। नहीं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हाँ। लड़कियां आगे आगे हमने बोला हर था, चीज मतलब में। मैंने ही सुना कि टेररिस्ट ने बोला था मोदी को बताओ, हाँ। तो मोदी ने गर्ल्स को ही गर्ल्स बोला को कि जाके बताओ। जाके बताओ। तो अब ये चीजें गौरी जी, ये भी है कि ये जो आपका फील्ड है, इसमें बहुत सारी हेट भी मिलती है, प्यार भी मिलता है, सब चीज मिलती है। हर इंसान चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले। आपको बहुत रिस्पेक्ट मिली है, हमने भी आपको मतलब रिस्पेक्ट से, मतलब हम जी। चाहते हैं कि आगे भी मिले, हम ऐसा चाहेंगे। तो ये हर इंसान को चाहिए रहता है कि उसको एक रिस्पेक्ट मिले, तो उससे आपको कुछ ऐसा फील होता है, अच्छा लगता है, तो रिस्पेक्ट मिलता है आपको। देखिए, आज बैतूल में मैं कोशिश क्या करती हूँ, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो मुझे मिला है, जिसे जो मिलेगा वो वही लौटाएगा ना। बिल्कुल जिसे जो मिले, जिसके पास जो होगा वो वही दे पाएगा। मेरे पास प्यार है, सम्मान है, इसलिए मैं लोगों को प्यार और सम्मान देती हूँ। मेरे पास यदि नफरत होगी तो डेफिनेटली मैं नफरत ही बांटूंगी ना। लेकिन गौरी जी, आपसे मिलके जो पॉजिटिव एनर्जी जो हाँ। अभी हो रही है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो रहा है। थैंक यू सो मच। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारी संस्था के माध्यम से और बैतूल में डॉक्टर वसंत श्रीवास्तव और नेजा श्रीवास्तव दीदी हैं, उनकी बेटी की स्मृति में हम एक बेटियों के लिए मणिकर्णिका अवार्ड भी करते हैं। डॉटर भी सम्मान किया गया है उससे। जी जी, बताना चाहूंगी। उसमें हमने पद्मश्री वुमेन्स को भी सम्मानित किया, और वुमेन्स इसलिए भी कि कोई भी महिला पहले बेटी होती है। बिल्कुल। सो गौरी जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे युवाओं को? कशिश, जिस तरह से बात हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि 2 वुमेन्स ने उसे लीड किया, अभी ओमिका जी और सोफिया कुरैशी जी ने, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि रियल टॉक शो को भी लीड कर रही है 2 ना। और स्टार्टअप भी आपने जो लिया है, एक वुमन से लिया है, तो ये शो बहुत आगे तक जाए, हम बैतूल की प्रतिभाओं को इसी तरह से एक मंच दें। और मैं ये जरूर चाहूंगी कि इसमें हम वो बात न रखें कि किसी ने यदि कह दिया है कि अरे यार उसको मत बुलाओ, तो वो क्यों मत बुलाओ वाली बात नहीं आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति में प्रतिभा है तो आप उसको मंच दीजिए। हमने ये शो इसीलिए चालू किया, तभी इसका नाम रियल टॉक शो हमने इसलिए रखा है कि हम यहाँ जो असली मतलब लाइफ से रिलेट करती बातें हम वो यहाँ करें। उसे क्यों नहीं बुलाओ, ये भी सवाल होना चाहिए। मतलब ये चीजें हो कि क्यों हम अवॉइड करें, हम और आप क्यों किसी व्यक्ति को अवॉइड करने वाले होते हैं। उसकी प्रतिभा का सम्मान करिए, उसके संघर्ष का सम्मान करिए। और मैं हमें जो लोग देख रहे हैं, हमारी बातों को जो लोग सुन रहे हैं, उन सबको इस रियल टॉक शो के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि हार नहीं मानना है। बिल्कुल, चाहे आप हार नहीं मानना है। यदि आप हताश है तो वो हताशा थोड़े समय की हो सकती है, लेकिन आपके अंदर ही वो एनर्जी है जो हताशा को दूर कर सकती है। तो मैं तो उन सभी को भी यहाँ से धन्यवाद देना चाहूंगी जो मेरे अब तक के सफर के साक्षी भी रहे हैं और मेरे अब तक के सफर में सहयोगी भी बने हैं। उन लोगों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने हर कदम पर मेरी टांग खींचने की भी कोशिश की है, और उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मेरे हर कदम पर मेरा प्रोत्साहन किया है। मुझे लगता है कि एक नाम है गौरी जो आप लोगों के दिलों में बसता है, और उसको जो आपने प्यार और सम्मान दिया, मेरी कोशिश यही होगी कि ये प्यार और सम्मान बरकरार रहे। और हर बार जो है मेरी यही कोशिश होगी कि मैं अपनी जन्मभूमि का नाम जो है पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में सामने लाने की कोशिश।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गौरी जी, आप हमारे द रियल टॉक शो पे आए। हम बहुत आभार है कि आप आए एज अ फर्स्ट गेस्ट हमारे। जी थैंक यू। और आप सबके लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायक भी हैं, हमारी मेरे लिए महिला- बहुत ज्यादा मेरे लिए प्रेरणादायक हैं। और इसी के साथ मैं आपसे अपनी बातों को विराम दूंगी। जय हिंद, जय वंदे भारत। मातरम, जय भारत।